नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने कल जो है 10th चैप्टर शुरू किया था और 10th चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन होता है वो देखा था कि जो कोशिका चक्र होता है वो क्या होता है, किन वैज्ञानिकों ने उसके बारे में सबसे पहले बताया। वो सब हम लोगों ने कल एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ा था। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो कोशिका चक्र होता है, कोशिका चक्र की कितनी अवस्थाएं थी बेटा। हम लोगों ने देखा था दो अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले कहलाती है अंतरावस्था और दूसरी कहलाती है एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अंतरा प्रावस्था में तीन होती है, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और जी2 प्रावस्था। ठीक, और एम प्रावस्था के अंदर आती है पूर्वावस्था, मध्य प्रावस्था, पश्च, अंत्या और जीव द्रव्य विभाजन ये होता है। तो इसको हम चक्र से देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले कोई भी कोशिका होती है उसमें शुरुआत होती है किससे? अंतरावस्था से। और अंतरावस्था की पहली अवस्था कौन सी आएगी? जीवन। जीवन से कोशिका किस में जाएगी? एस में। एस प्रावस्था कंप्लीट करने के बाद किस में जाएगी? जी2 में। जी2 जब कंप्लीट हो जाता है दैट मीन्स कौन सी अवस्था कंप्लीट हो गई है? कोशिका चक्र की अंतरावस्था कंप्लीट हो चुकी है। इस अंतरावस्था यानी जी2 अवस्था को कंप्लीट करने के बाद कोशिका प्रवेश करेगी किसमें? विभाजन प्रावस्था या जिसको हम कहते हैं एम प्रावस्था। और इस विभाजन प्रावस्था या एम प्रावस्था की पहली अवस्था होती है, अगर हम ऐसे बोले तो, कि विभाजन प्रावस्था को भी हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला होता है केंद्रक विभाजन, है ना, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जो कि है हमारा जीव द्रव्य विभाजन। ठीक है, ये दो में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर जो केंद्रक विभाजन है उसके अंदर चार अवस्था है, यानी जैसे ही जी2 कंप्लीट हुआ तो विभाजन की कौन सी अवस्था में जाएगी कोशिका? केंद्रक विभाजन में। और केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था होती है पूर्वावस्था, फिर आती है मध्यावस्था, है मतलब पूर्वावस्था कंप्लीट हुई तो कोशिका जाएगी मध्यावस्था में, मध्यावस्था से पश्चावस्था, पश्चात से क्या होगी? अंत्यावस्था हो गई। ठीक है, तो अंत्यावस्था के होते ही केंद्रक विभाजन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद अंत्यावस्था के बाद कोशिका जाती है किस विभाजन में? जीव द्रव्य विभाजन में। और जीव द्रव्य विभाजन होते ही ये एक कोशिका कितने में बट गई? दो नई संतति कोशिका में क्या हो गई है? बट गई है। ठीक है, अंत्यावस्था पूरी होते ही कोशिका क्या होगी? किस अवस्था में जाएगी? जीव द्रव्य विभाजन के अंदर जाएगी। और जीव द्रव्य विभाजन जब कोशिका में कंप्लीट हो जाता है तो ये जनक कोशिका जो है या पेरेंट सेल है वो दो नई संतति कोशिका में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और ये संतति कोशिका वापस किस अवस्था में आ जाएगी? इसी अंतरा अवस्था में जो है आ जाएगी, मतलब उस नई संतति कोशिका की जो अंतरा अवस्था है वो शुरू हो जाएगी। समझ आ गया? तो ये चक्र के माध्यम से समझाया। हम जब चक्र बनाते हैं तो इसके अंदर जीव द्रव्य विभाजन मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसको समझना है आपको कि इस तरीके से प्रोसेस चलता है कंटिन्यूटी में। ठीक, अब देखो हम लोग शुरू करेंगे कोशिका चक्र की। पहले समझेंगे किसको? कोशिका की जो शुरुआत हो रही थी ना चक्र की, किससे हो रही है? अंतरावस्था से। तो अंतरावस्था को हम समझेंगे। अंतरावस्था क्या चीज होती है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो अंतरा अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजित नहीं होती, मतलब टूटती नहीं है। जो कोशिका है, जो जनक कोशिका है, वो खाएगी पिएगी और मोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये होता है, मतलब जो खाना पीना में हूं मैं मोटी कब होंगी? जब मेरे अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, वसा की मात्रा होगी, है ना, वो एक्स्ट्रा फेट होगा मेरे अंदर जमेगा, तभी तो जाके मैं मोटी होगी। तो सेम वही चीज होती है कि अंतरावस्था के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर जो द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, जो डीएनए होता है, जो प्रोटीन है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? तो अंतरा अवस्था क्यों बढ़ती है? अंतरा अवस्था में मात्राएं बढ़ती क्यों हैं? तो मात्रा देखो क्या होता है, जैसे कि सपोज ये आप हो, है ना, आपके पास क्या है? एक चॉकलेट है। ठीक है, अब आपके घर में आपकी मम्मा बोलती है कि ये चॉकलेट क्या करो, अपने छोटे भाई को भी दे दो, आप देना पसंद करोगे? नहीं। लेकिन वही चॉकलेट आपके पास काउंट में कितनी है? दो, है ना, मात्रा क्या हो गई चॉकलेट की? डबल। तो आप इजीली दे पाओगे, एक आपके पास हो जाएगी और एक आपके छोटे भाई के पास हो जाएगी, है ना। तो सेम सिचुएशन होती है कि ये जो हमारी कोशिका है वो अंतरा अवस्था के अंदर क्या होगी? अंतरा अवस्था पूरी करने के बाद किस में जा रही है? विभाजन अवस्था में। मतलब इसके कोशिका के पास जितना भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। और डिवाइड होगा तो
आधा, ये जितना भी कंटेंट है ये आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा, तो मात्रा ज्यादा होगी तभी तो आधा इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। तो सेम वही चीज होती है कि अंतरा अवस्था में कोशिका के कोशिकांगों की, द्रव्य की, डीएनए की, है ना, न्यूक्लिक एसिड की जो मात्रा है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। समझ आ रहा है? यानी मैं अगर कहूं कि अंतरा अवस्था वो अवस्था है जिसके अंदर कोशिका खुद को तैयार करती है, किसमें जाने के लिए, विभाजन अवस्था में जाने के लिए खुद को क्या करती है, तैयार करती है। इस तैयार करने के दौरान कैसे करती है वो तैयारी, अपना जितना भी मटेरियल है, जितने भी कोशिकांग है उनकी मात्रा को क्या करके, बढ़ाकर जो है वो तैयारी को करती है। समझ आ गया? अब देखो क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये जो समान है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, भाई कोशिकांग की मात्रा जो है वो जीव द्रव्य की मात्रा है वो किस तरीके से बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए होती है क्या, उपापचय क्रियाएं। ठीक है, तो अंतरावस्था वो अवस्था है जिसके अंदर कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय रहती है, विभाजन किसी चीज का नहीं होता, उपापचय तरीके से सक्रिय रहती है। वो उपापचय क्रियाएं जब होती है तो नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर मैं समझाऊं कि उपापचय क्रिया क्या होती है, तो उपापचय क्रियाएं बेटा समझ जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं हैं। वे क्रियाएं जो जीवों के शरीर में होती है क्या कहलाती है, सजीवों के शरीर में जैविक क्रियाएं। ठीक, तो ये उपापचय, और ये जो जैविक क्रियाएं हैं वो दो तरीके की होती है, पहली होती है एनाबोलिज्म, दूसरी होती है कैटाबोलिज्म। ठीक है, उपापचय क्रियाएं किसका कॉम्बिनेशन है, जैविक, ये कहें कि जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो किससे होती, कैसे, कितने प्रकार की होती हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या होता है और कैटाबोलिज्म क्या होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में बड़े अणु बनते हैं, कैसे, कि जैसे ये छोटा अणु है, ये छोटा अणु है, ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बड़ा अणु। तो एनाबोलिज्म वो क्रियाएं हैं जिसमें बड़े अणुओं का निर्माण होता है, कैसे होता है, छोटे अणुओं के जुड़ने से। तो ए से एनाबोलिज्म, ए से एडिशन, एडिशन का मतलब जुड़ना, तो क्या होगा, यहाँ पर जुड़ी रहे ना छोटे कंटेंट, तो क्या बन रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? तो एनाबोलिज्म। दूसरा उपापचय क्रिया का जो प्रकार होता है वो कैटाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, छोटे अणु बनते हैं। छोटे कैसे होंगे, जैसे ये बड़ा अणु है तो ये अगर टूटता है, क्या होता है, टूटता है तो क्या बनेगी, छोटे छोटे अणु बनेंगे। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, छोटे अणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है, बड़े अणु के टूटने से। समझ आ गया? तो ये जो है एक याद रह गएगा ना कि एडिशन, एडिशन मतलब जुड़ना, जुड़ेंगे क्या, छोटे अणु तो बढ़ेंगे बड़े अणु। तो अपने आप एनाबोलिज्म अगर याद है तो कैटाबोलिज्म आपको अपने आप ही याद रहेगा कि कैटाबोलिज्म में क्या होती है, चीजें कट होती है। कट होना मतलब टूटना, यानी बड़ा अणु क्या होता है, टूटता है। याद रखने का, ये भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कट, कैटाबोलिज्म, कट यानी केटा से आया कट, कट यानी टूटना, कटना, है ना। तो यहाँ पे बड़े अणु टूटे और छोटे अणु का निर्माण हुआ। तो ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, उपापचय क्रियाएं कहलाती है। और इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण, और इससे कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जीव द्रव्य हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, इनकी क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये वृद्धि इसलिए हो रही है ताकि कोशिका जब अपने अगले जो अवस्था है यानी विभाजन अवस्था के अंदर जाए, इस कोशिका चक्र की, है ना, तो वो इजीली संपन्न हो जाए। समझ आया? ठीक है, तो अब देखो इस अंतरा अवस्था के अंदर, ये तो अंतरा अवस्था की एक तरीके से डेफिनेशन समझी है हम लोगों ने। अब हम समझते हैं कि अंतरा अवस्था कितने चरणों में पूरी होती है। तो अंतरा अवस्था के चरण कितने हैं बेटा, सामने लिखा हुआ तीन, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। इन तीन प्रावस्थाओं के अंदर हमारी अंतरा अवस्था क्या होती है, पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवन प्रावस्था। कोशिका चक्र की ये जितनी भी प्रावस्थाएं आप देख रहे हो उसमें सबसे जो लंबी चलने वाली है, द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, वो कौन सी है, जीवन प्रावस्था है। क्या होता है इसमें, गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। हम लोगों ने जब केंद्र की संरचना देखी थी तो हमने देखा था कि केंद्र के अंदर क्या होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है क्रोमेटीन
जाल, क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल। तो ये क्रोमेटिन जाल या ये क्रोमेटिन तंतु किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, यही होता है। तो ये क्रोमेटिन तंतु जब बहुत ज्यादा कुंडलित होते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं, वी नो दैट, हमने पढ़ा है, गुणसूत्र का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो इस अवस्था के अंदर कोशिका के गुणसूत्र स्पष्ट नजर आते हैं। फिर उसके बाद डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उसका क्या होना है, निर्माण होना है, ठीक है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि हम लोग चाय बनाना है, हमारा मेन टारगेट है चाय बनाना। चाय बनाने को हम कहेंगे कि क्या, संश्लेषण करना। बनाने को हम क्या कहते हैं, संश्लेषण करना। तो हम क्या करेंगे, चाय का निर्माण करेंगे, संश्लेषण करेंगे। तो चाय बनाने के लिए आपको चाहिए क्या होता है बेटा, क्या क्या चीजें चाहिएगी, दूध लाओगे, थोड़ा सा पानी लोगे, शक्कर लोगे, चाय पत्ती लोगे, तो आपका क्या बनेगा, चाय बनेगी। आ रही बात समझ में। तो संश्लेषण करना है ना। तो यहाँ पर कोशिका को क्या बनाना है, संश्लेषण किस चीज का करना है, डीएनए का करना है, आरएनए का करना है, और किसका करना है, प्रोटीन का करना है। यानी ये हमारी चाय हो गई, ठीक है। तो अब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का हमको निर्माण करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिन चीजों से ये बनते हैं पहले वो तो इकट्ठा करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर देखो सेकंड अवस्था होती है अंतरावस्था की, कौन सी, संश्लेषण प्रावस्था। और संश्लेषण प्रावस्था यानी एस का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। तो संश्लेषण हमको किसका करना है, डीएनए का करना है, प्रोटीन का करना है और आरएनए का करना है। यानी डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का हमको निर्माण करना है। तो निर्माण तब होगा जब हमारे को उसके रॉ मटेरियल हमारे पास हो, यानी वो चीजें जिन पदार्थों से बनती है, जिन तत्वों से बनती है, वो हमारे पास हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कोशिका में उन तत्वों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो वही चीज है कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइम और नाइट्रोजनी क्षारक का निर्माण किसके द्वारा होता है, सिंपल सी बात है, उपापचय क्रियाओं के द्वारा होता है। यानी आरएनए, डीएनए और प्रोटीन के निर्माण के लिए जो भी नाइट्रोजनी क्षार चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं, वो इस जीवन प्रावस्था के अंदर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर डीएनए का निर्माण नहीं होता, बस डीएनए के निर्माण करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, मतलब कहें कि यहाँ हमने चाय पत्ती, दूध, पानी, शक्कर सब क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, लाके रख लिया, फिर इनको सबको ऐड करके हमने क्या बनाई, चाय। तो संश्लेषण किया, यानी हमारी यहाँ पर चाय, कोशिका के संदर्भ में चाय मत लिख देना बेटा, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ना। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर संश्लेषण होना है आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को ऐड करके ये बना लिया जाता है। अब क्योंकि डीएनए निर्माण हो रहा है, तो जो डीएनए निर्माण की क्रिया होती है उसे बोलते हैं बेटा प्रतिकृति करण, या हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी ये जो डीएनए है वो सेम अपने जैसी कॉपी बनाता है। लाइक मैं पिंकी हूं तो मैं एग्जैक्ट मेरे जैसी कॉपी बनाऊंगी, और वो जो क्रिया है मेरे से एक और मेम बनने की, वो क्रिया कहलाएगी प्रतिकृतिकरण। तो डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बनना क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्रिया के माध्यम से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, तो वो क्रिया होती है कौन सी, प्रतिकृतिकरण। तो आप ये बोलोगे, अब आप यहाँ देख रहे हो कि पहले एक डीएनए था, अब क्या हो गए, संख्या कितनी होगी डीएनए की, एक और बन गया, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 2। यानी यहाँ डीएनए की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हम ये कह रहे हैं कि डीएनए किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का। तो आप बोलोगे कि मैम जब डीएनए बढ़ गया तो गुणसूत्र भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन डीएनए क्या होगा, अधिक ज्यादा क्या होगा, कुंडलित हो जाएंगे, और गुणसूत्र की संख्या हमेशा 46 ही रहेगी। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो 46 की 46 ही रहेगी। फिर तारक केंद्र, तारक केंद्र क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि जो कोशिका होती है केंद्रक होता है, केंद्र के बाहर इस तरह से तारक केंद्रकों से बनी हुई दो तारक केंद्र से बनी हुई संरचना होती है, जिसको हम तारक केंद्रक कहते हैं। तो तारक केंद्र का द्विगुणन हो जाता है, मतलब तारक केंद्र की संख्या बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। आ रही बात समझ में। तो ये चीज हो जाती है, डबल होके क्या हो जाता है, एक तो इधर आ जाते हैं तारक केंद्र और दूसरे इस पे आ जाते हैं। फिर ये यहाँ पर तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है और आप आगे चलकर कोशिका विभाजन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। आपको पूछ सकता है नीट के अंदर कि कौन सी प्रावस्था के अंदर तारक केंद्र का द्विगुणन होता है, तो एस प्रावस्था। समझ में आ गया।
फिर आती है थर्ड प्रावस्था है अंतरा अवस्था की G2 प्रावस्था। यहाँ पर डीएनए का निर्माण रुक जाता है, डीएनए निर्माण नहीं होता। डीएनए निर्माण सिर्फ कौन सी अवस्था में होता है? संश्लेषण प्रावस्था में। लेकिन आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो अभी मैंने समझाया कि तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुव पे क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। प्लस ये तंतु जो बनते हैं तरकु तंतु, जिसपे गुणसूत्र आकर लगेंगे विभाजन के लिए, तो ये तरकु तंतु किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो ये जो ऐसे प्रोटीन जो होते हैं जो इन तरकु तंतु वगैरह के निर्माण करते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? G2 प्रावस्था के अंदर होता है। समझ आ गया? तो ये हमारे अंतरा अवस्था की तीनों प्रावस्थाएं थी। एक और जो है बेटा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन है हमारा कि G0 प्रावस्था क्या होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है G0 प्रावस्था क्या होती है, तो उसको समझो। देखो हाँ, G0 प्रावस्था, कोशिका G1 से कहाँ गई? S प्रावस्था में। कंटिन्यूटी में ये चल रहा है, S से कहाँ जाएगी? G2 में जाएगी। बट क्या होता है कभी कभी जब कोशिका G1 अवस्था जो है पूरी करती है, तो ऐसा हो गया कि जो कोशिका है उसको जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए थे, किसके लिए? निर्माण के लिए, डीएनए निर्माण के लिए, है ना। या आवश्यक तत्व जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो पोषक तत्व थे, वो कोशिका को चाहिए थे, लेकिन वो तत्व उसको किसी वजह से नहीं मिल पाते। यानी पोषक तत्वों की क्या हो जाती? कमी हो जाती है, कुछ वातावरणीय कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से कोशिका को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो वैसी कंडीशन में ये जो है कोशिका जीवन कंप्लीट होने के बाद इस अवस्था में नहीं जाती है। ये कौन सी अवस्था में जी चली जाती है? G0, या जिसको बोला जाता है विश्राम अवस्था में। यानी कोशिका जीवित तो है, कोशिका मरी नहीं है, कोशिका जीवित है, ठीक है, लेकिन वो डीएनए का निर्माण नहीं कर पाती। समझ में आ गया? तो ये अवस्था कहलाती है G0 या विश्राम अवस्था। समझ रहे हो बात कि अगर कोई वातावरणीय कारण हो जाता है, पोषक तत्व कोशिका को टाइम से नहीं मिल पाते, तो कोशिका जीवन अवस्था से इस प्रावस्था में नहीं जाकर एक अन्य प्रावस्था में चली जाती है, जो अवस्था होती है G0, जहां पर डीएनए का संश्लेषण नहीं होता। और डीएनए संश्लेषण नहीं होगा तो आगे G2 प्रावस्था नहीं होगी और विभाजन रुक जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्राम अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके ये अंतरा अवस्था जो है कोशिका चक्र की पूरी होती है। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? विभाजन अवस्था, जिसमें हम लोगों को असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पर आपकी अंतरा अवस्था कंप्लीट होती है। आपको आ सकता है कि अंतर चित्र बनाकर, ये चित्र हो गया, अंतरा अवस्था की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। तो इस तरीके से आपको लिखना है और समझाना है। आई होप कि आपको समझ में आया हो।